फिर बहुत सारे टेस्ट हुए माँ के कि ये खून आ कहाँ से रहा है, भीतर से, पेट से। एक टेस्ट थी जो कहते हैं कि बहुत पेनफुल होती है, मुंह से नलियाँ वलियाँ डालते हैं पेट में। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई शायद वो टेस्ट करें तो पता चले। तो माँ के बेटों ने कहा कि बड़ी पेनफुल टेस्ट होती है। माँ को बताया उन्होंने, तो माँ उनको कहती है कि भाई वो कढ़ाई लो, नहीं तो तुम्हारे मन में रह जाएगा कि माँ की हमने ये टेस्ट नहीं कराई, तो कढ़ा लो और मैं मेरे शरीर से बात कर लूँगी, कोई चीखूँगी चिल्लाऊँगी नहीं, शांत रहूँगी। फिर माँ ने बताया, मैंने शरीर को बोल दिया कि देखो ये टेस्ट होने वाली है और पेन भी होगा गले में, लेकिन तुझे शांत रहना है, करानी है टेस्ट, और टेस्ट के बाद ना मैं तुझे हलवा खिलाऊंगी। ऐसे अपने मन से उन्होंने बात की और उनकी वो टेस्ट भी हो गई। और संयोग ऐसा हुआ, टेस्ट के बाद सुमन माँ उनके लिए हलवा बना के लेके आ गई थी। किसी ने उनको कुछ कहा भी नहीं था। तो इस तरह की बातें घटती थी। फिर आखिर डॉक्टरों ने रिलीज़ कर दिया, उनको घर ले आए। उसके बाद वाइट रूम में सब लोग जाते थे, मैं माँ के साथ बैठी रहती थी। उन दिनों मैं ट्रांसलेशन का काम करती थी, तो उनके रूम में वो लेटी रहती थी और मैं अपना बुक लेके काम करती थी। फिर कभी कभी हम बाहर जाके बैठते थे प्लाजा में, एक आर्ट हाउस में, वहाँ बरामदा था, वहाँ बैठ जाते थे। शरीर छोड़ने के 2-3 दिन पहले माँ ने मुझे अपनी पूरी जीवन की कहानी सुनाई और एंड में बोले कि आज तुझे मैं बताती हूँ कि पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत काम किया, घर में इतने बच्चे थे और उन दिनों वो फ्रीडम की वो लड़ाई जो चल रही थी, बड़े उनमें इन्वॉल्व थे। तो इनके घर में कहती थी कि 40-40 लोग अचानक आ जाते थे, छुपते थे आके। तो पिताजी कहते थे कि चलो इन सबको खाना खिलाना है, तो कहती 40-40 लोगों का हम खाना बनाते थे, सबको खाना खिलाते थे। बड़ा व्यस्त जीवन रहा, खूब काम किया। लेकिन आज बताती हूँ कि काम करते करते मुझे राम मिल गए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, तो मैंने माँ को कहा कि माँ मेरी भी अभी इतनी उम्र हो गई है। तो मुझे बोली, उम्र शरीर की होती है, आत्मा की कोई उम्र होती है? कभी ये बात ही मत करना कि मेरी ये उम्र हो गई है, ऐसा मुझे उन्होंने कहा। फिर 2 दिन बाद मैं मेरे रूम में थी, शाम को सब लोग वाइट रूम में चले गए थे, तो ये दरवाज़ा खोल के मेरे रूम में आई। मेरे रूम में एक छोटा इलेक्ट्रिक लैम्प थी, दिए की शेप की, उसकी लौ ऐसे कंपती थी, इलेक्ट्रिक का था वो दिया। रूम में आके मुझे माँ जी कहती है कि ज्योति ये तेरा दिया बहुत अच्छा है, बस इतना बोल के वापस चली गई अपने रूम में। मुझे ऐसे कुछ सूझ आई, तो मैं वो दिया लेके अनप्लग किया और उनके पीछे पीछे ले गई। मैंने कहा माँ आपको ये पसंद है ना, इसको आप रखिए, कहाँ लगाना है बताइए। तो बोली ये मेरे बेड के सराहने लगा दो। फिर बोलने लगी कि एक ही बात है ना, तेरे रूम में था अभी यहाँ रहेगा। मैंने कहा एक ही बात है, आप रखो इसको। ऐसे करके मुझे उस टाइम ख्याल नहीं आया कि ये अपना दिया खुद जलवा रही हैं। अंत में कोई मरता है तो दिया जलाते हैं ना। मैंने एक लेख लिखा था, माँ ने अपना दिया खुद जलवाया। फिर वो लेट गई और फिर मैं आके उनके रूम में बैठ गई, वहीं बुक लेके आई और मेरा काम कर रही थी। फिर लेटी हुई है और आँख खोल के मुझे कहा, ज्योति तू ना बाथरूम से वो पार्ट लेके आ, मुझे थूकना है। अब यहाँ वो लेटी हुई है,
1 मिनट भी नहीं लगेगा, बाथरूम से जाके पाट ले आनी है। तो मैं पाट लेके आई, इतने में तो वो उठ के ज़मीन पर बैठ गए, लेट गए ज़मीन पर। मैंने आके देखा कि क्या हुआ क्या हुआ, ज़मीन पर क्यों लेट गए। तो मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो सिर एकदम ठंडा। फिर मेरे टच से उनको जागरण आया तो ऐसे ऊपर मुंह करके और पाट में थूका। थूका क्या, बहुत बड़ी उनको ब्लड वॉमिट हुई उस समय। मैं घबरा गई देखे इतनी बड़ी ब्लड वॉमिट। और मैं एकदम उठी, हमारे रूम में फ़ोन था, इंटरफोन। तो माँ ने देखा ये उठी है, कुछ फ़ोन कर रही है। तो ऐसी हालत में मुझे कहती है कि देखो सबको कहना मुझे हॉस्पिटल न ले जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं शैलेंद्र को बुला रही हूँ फ़ोन करके, आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। मैंने फ़ोन किया गेट पर, तो संयोग से एकदम वहाँ जो गार्ड बैठा था उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा अंदर हॉल से शैलेंद्र को बुला के लाओ, माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और 2-4 मिनट में शैलेंद्र और उसके साथ अमृतो भी आ गया, डॉक्टर अमृतो, दोनों आ गए। उन्होंने आके माँ को देखा तो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। फिर शैलेंद्र उनका ब्लड प्रेशर देखने लगे तो मशीन में कुछ आ ही नहीं रहा था, सब नसें अंदर सिकुड़ गई थी। फिर शैलेंद्र ने कहा कि माँ आपको हम ऊपर बिस्तर पर लिटा दें, उठाएं आपको। तो बोली कि नहीं, मुझे यहीं रहने दो। फिर शैलेंद्र ने कहा आपको डॉक्टर चेक करेगा तो उसको सहूलत होगी ना ऊपर। तो फिर बोली अच्छा जो करना है करो। ऐसे करके उनको फिर उठा के बिस्तर पर लेटा दिया, ऊपर बेड पर। वाइट्रो पूरा हुआ। थोड़ी खबर फैल गई कि माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो वाइट्रो के बाद कुछ लोग उनके रूम में आने लगे, सन्यासी। थोड़ी देर में जैसे पूरा रूम भर गया, बहुत सारे सन्यासी पहुंच गए और माँ लेटी हुई है। उन्होंने आंख खोल के देखा कि बहुत लोग बैठे हैं रूम में। बोले कि इन सबको कहो जाके खाना खाएं, यहाँ क्यों आके बैठे, सबको भेज दो। फिर हमने सबको कहा कि आप चले जाइए, माँ कह रही है आप जाके खाना खाओ। तो सब लोग उठ के चले गए। इस तरह मतलब ऐसा देखें कि ब्लड प्रेशर नहीं है और शरीर में कोई जान नहीं है, लेकिन वो पूरा अपना होश संभाले रखी, एंड तक होश संभाले रखी। करीब मेरे ख्याल से 3-4 घंटा उसके बाद उनकी ये अवस्था रही। बीच बीच में उठ के बैठती थी, थोड़ा बोलती थी कि मुझे ना थोड़ा पानी पिला दे, फिर लेट जाती थी। फिर लास्ट में कहा कि कीर्तन लगा दो, तो हमने तरुमा की कीर्तन भी लगा दी। ऐसे करके लास्ट में करीब मेरे ख्याल से रात को 2-2:30 बजे उठ के बैठे वो, और ऐसा कहें कि अंतिम श्वास उन्होंने बाहर छोड़ दिया और शांत हो गया उनका शरीर। इसके पहले मैं एक घटना बताना भूल गई। शरीर छोड़ने के कोई 3-4 दिन पहले माँ नीलम उनको मिलने आई थी। तो माँ नीलम ने कहा कि माँ आपने हॉस्पिटल में बताया था कि आपने एक गीत लिखा है, जो मुझे आपने सुनाया भी था, तो आज आप बुधाल में सबको सुनाओगे वो गीत। तो माँ ने कहा ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैंने कहा माता जी माइक से गाना पड़ेगा आपको, घबराहट तो नहीं होगी। तो हंस के बोले अरे काहे की घबराहट, माँ किसकी हूँ मैं। ऐसे करके वो बुधाल में चले थे। वो हमारे पास वीडियो भी है, माँ बुधाल में गा रही है, गीत गा रही है, जिसके वर्डिंग इस तरह है, जीने की कला सिखाई ओशो ने, मरने की कला सिखाई, हंसते हंसते जीना, हंसते हंसते मरना। और अंतिम में कहती है गुरु ओशो को नमन। इस तरह का वो प्यारा गीत उन्होंने बुधाल में सबको सुनाया था। मरने की कला
फिर तो ओशो की देशना के अनुसार उनकी अस्थियां लाई गई, बर्नी घाट उनको ले गए और अस्थियां डाल के उनकी वहाँ समाधि बनाई गई, जो कि अभी भी पुणे कम्यून में है। आपने बताया था कि ओशो ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनकी समाधि कहाँ बनेगी। हाँ। उसके बाबत बताइए। वो बताया था ना, उनके पिता की समाधि ऑलरेडी बन चुकी थी। बोले अच्छा। उनके साथ ही साइड में मेरी माँ की समाधि बनेगी। दोनों समाधियाँ साथ में हैं, साइड साइड में। तो ओशो शरीर छोड़ने से कितने समय पहले ये बात बोल गए थे? एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, अंदाजा कहूँगी कि 1-1.5 साल पहले कहा था उन्होंने। अच्छा। हाँ। और उन्होंने अपनी भी समाधि जो तैयार करवाई थी वो भी उन्हीं दिनों में कराई? वो समाधि की अगर बात करूं, ओशो ने ऐसे कह दिया कि जहाँ च्वांगसू हाल था, जहाँ शुरू में प्रवचन होते थे, लोगों को संन्यास देते थे, दर्शन होता था, ओशो ने कहा वहाँ मेरे लिए नया बेडरूम बनाओ, ऐसे बोला उन्होंने। और खुद सब डिज़ाइन करके दिया था कि कैसे कैसे मेरा रूम होगा। इतना बड़ा हॉल है, 200 लोग बैठते थे। और उन्होंने काम चल रहा था वहाँ, जैसे उन्होंने बताया था, लेकिन लास्ट में उन्होंने डेट दे दी थी कि इस डेट तक मुझे ये तैयार चाहिए। तो दिन रात वहाँ काम चल रहा था और वो तैयार हो गया, जिसको अब हम समाधि कहते हैं। और उस रूम में वो कोई मेरे ख्याल से 8-10 दिन आके रुके भी थे। फिर वापस अपने रूम में चले गए और बोले कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो ये जो बेड है इस रूम में, इसके नीचे मेरी वो अस्थियां रखना और लोग यहाँ आके मौन ध्यान करेंगे, ये मेरी समाधि होगी, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन ओशो के पिता और माता की जो समाधि है वो कोई ऐसा रूम वूम नहीं है, जैसे टोम्ब होती है ना बड़ी, इस तरह की काफ़ी बड़ी ऐसे टोम्ब है और उन पर लिखा हुआ है उनका नाम और डेट्स, कब पैदा हुए, कब शरीर छोड़ा। थैंक यू।